नमस्ते बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर में फंक्शंस। इससे पहले हमने रिलेशंस किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की है। तो जो रिलेशन था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट हो सकता था, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में ही होता है वो। अब जो फंक्शन है वो एक रिलेशन ही होगा, पर उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हर रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोल सकते। जो फंक्शन होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका हर कोई सबसेट रिलेशन तो हो सकता है पर फंक्शन नहीं हो सकता। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ये हमें देखना है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर में अपीयर होना चाहिए, मतलब वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड ऑर्डर पेयर में भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इसका मतलब ये रिलेशन तो है पर ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक से ज्यादा बार अपीयर नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है। सेकंड आ सकता है पर फर्स्ट एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जैसे ऐसा कुछ नहीं है, 1 फर्स्ट एलिमेंट है तो क्या 1 कहीं और दूसरे दो पेयर्स में भी फर्स्ट एलिमेंट है क्या? नहीं है। 2 यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है तो 2 इन दोनों में कहीं भी फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। यहाँ 5 है तो इन दोनों में 5 नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट देखना है बस। तो ये रिलेशन फंक्शन है। तो एक बार डेफिनेशन बताती हूँ, फिर एग्जाम्पल से बताऊंगी मैं आपको। डेफिनेशन है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। तो मतलब अब जैसे ये है 1 की इमेज 2 है और 1 की इमेज 3 भी है, तो एक से ज्यादा इमेज हो गई 1 की, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे 1 की इमेज 2 है तो 1 और कहीं 1 आ ही नहीं रहा, तो 1 की यूनिक इमेज है 2। इसी तरह 2 की इमेज 3 है तो और कहीं 2 आ नहीं रहा फर्स्ट एलिमेंट में। 5 की इमेज 3 है तो और कहीं फर्स्ट एलिमेंट में 5 नहीं है, तो ये फंक्शन है। तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा, सेकंड, हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, इफ नो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट द रिलेशन आर विल बी फंक्शन। मतलब अब सिंपल अगर आपको ध्यान में रखना है किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे कि ये फंक्शन है या नहीं, तो बस हमें ये चेक करना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, यानी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स या 2 से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला एलिमेंट सेम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं है। सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देती हूँ और थोड़ा सा एरो डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ इसको। कुछ एरो डायग्राम मैंने बनाए हैं। अगर हमें एरो डायग्राम ही दे रखे हों तो उनसे हम कैसे पता लगाएंगे? अगर हमें सबसे पहली बात जो अभी अभी हमने किया है, अगर हमें इस तरह से ऑर्डर पेयर दे रखे हैं तो हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, कहीं दूसरे किसी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं सेम तो नहीं आया हुआ, किन्हीं 2 में सेम या किन्हीं 3 में सेम तो नहीं आया हुआ। अगर इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट सेम आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो वो फंक्शन नहीं है, नहीं तो है फंक्शन। सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है। तो ये तो हम जब हमें इस तरह से दे रखा ऑर्डर पेयर तो उससे हमें पता लगा लेंगे। मान लो कई बार हमें एरो डायग्राम से ही दिखा दिया हो फंक्शन है या नहीं पता करना हो, इस तरह से एरो डायग्राम में दिखाया हो, हमें एलिमेंट्स लिख दिए हो, ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है, ये डोमेन रेंज इस तरह से, ये मैंने आपको पीछे बताया था एरो डायग्राम। एरो डायग्राम अगर हमें दे रखा है और फिर हमें उससे पता लगाना है कि एरो डायग्राम में जो ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं वो फंक्शन के एलिमेंट हैं या नहीं है। तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो ये डोमेन है इसको हम बेबी मानते हैं कि ये बेबी है और ये मदर है, हम ऐसे मान लेते हैं। तो जैसे कि ये रेंज होती है, रेंज वाले एलिमेंट्स यानी कि सेकंड एलिमेंट हम इसमें लिखते हैं तो इसको हम मदर मान लेते हैं, और जो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं ऑर्डर पेयर्स के उसको डोमेन वाले एलिमेंट्स लिखते हैं हम, और उसको हम बेबी अगर मान लें तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे देखो, अब फर्स्ट की एलिमेंट की ये इमेज, इसका मतलब
इसकी 1 की ये मदर है 2 और 1 की मदर है ये 3। ऐसे कैसे हो सकता है? 1 की मदर 2 भी है और 1 की मदर 3 भी है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो आप ऐसे थोड़ा सा आसानी से समझ पाओगे। और वैसे इसका मतलब क्या हो गया, जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 1 के साथ 2 भी 1 की इमेज आई और 1 के साथ 3 भी, तो 1 रिपीट हो गया। तो अब आप इस तरह से समझ पा रहे हो या आप ऑर्डर पेयर बना के लिख लो, उस तरह से समझ लो जो जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। सेकंड केस में 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 4 है, तो इसका मतलब 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर बना, 2 का 4 के साथ, फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट नहीं हुआ। और वैसे 1 की मदर 2 है, 2 की मदर 4 है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो ये फंक्शन है। थर्ड में देखते हैं। अब देखो थर्ड में 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है, ए रिपीट हुआ है, सेकंड एलिमेंट रिपीट हुआ है और 3 की इमेज बी है। तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, दो ऑर्डर पेयर्स में सेकंड रिपीट हो सकता है, तो ये ठीक है। और मदर और बेबी से देखें तो हम 1 की मदर ए है, 2 की मदर भी ए है, हाँ इसके जो ए मदर है उसके 2 बेबीज हैं, ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये भी फंक्शन है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर ऑर्डर पेयर में दे रखा हो तो फिर तो आपको बस पहला एलिमेंट देखने की जरूरत है कि रिपीट तो नहीं हो रहा कहीं पे किसी दूसरे ऑर्डर पेयर में। और इस तरह से दे रखा है तो आपको 2-3 चीजें और देखनी पड़ेंगी। जैसे अब इसमें है 1 की मदर ए है, 2 की मदर बी है, 3 की कोई मदर ही नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? 3 की कोई मदर तो होगी ही, 3 अकेला कैसे हो सकता है? बिना मदर के ये कैसे आ सकता है? तो 3 की मदर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये इस केस में भी फंक्शन नहीं बना। हाँ यहाँ पे ये हो सकता है 1 की मदर ए है, 2 की मदर बी है, ये सी मदर है, इसका बेबी नहीं है। हाँ मदर हो सकती है, बेबी नहीं है, तो वो हम मान सकते हैं, पर बेबी है मदर नहीं है, ठीक है, तो ये राइट है। तो ये 2-3 चीजें ऑर्डर पेयर्स में मैंने आपको इसीलिए बताई, इसमें एरो डायग्राम से इसीलिए बताई है कि अगर एरो डायग्राम में इस तरह से आपको डोमेन रेंज लिख के दे, एरो डायग्राम बना के फिगर से आपको पता करना पड़े कि आपको पता करना हो कि कौन सा फंक्शन बन रहा है इस एरो डायग्राम में जो दिखाया हुआ है, कौन सा नहीं बन रहा है, तो आपको मदर और बेबी से आप अच्छे से समझ पाओगे। तो ये मेन जो फंक्शन को की पहचान करने के लिए भी कुछ मेन चीजें हैं हमारे पास, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम एक बार 2.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि कौन सा रिलेशन तो सारे ही होते हैं, कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। साथ में हमें ये भी बताना है कि क्यों नहीं है ये फंक्शन, अगर नहीं है तो ये बताना है क्यों नहीं है, और अगर वो फंक्शन है तो भी ये बताना है कि वो फंक्शन क्यों है, और फिर डोमेन और रेंज भी हमें बतानी है। तो फर्स्ट में अब ऑर्डर पेयर दे रखे हैं तो हमें एक ही चीज देखनी है कि किसी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा कहीं। 2 यहाँ पे 2 है तो कहीं और फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे 2 तो नहीं है, नहीं है। 5 कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 8 कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं। फर्स्ट एलिमेंट देखना है बस, सेकंड पे हो सकता है 11 नहीं, 14 नहीं, 17 कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। तो हम क्या लिखें? हम लिखेंगे नो टू ऑर्डर पेयर्स have the same first element. So the relation is function. This relation सारे होते हैं फंक्शन। कोई भी 2 ऑर्डर पेयर में या 3 में भी, मतलब कोई भी फर्स्ट एलिमेंट
रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो ये जो रिलेशन गिवन है ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन है तो डोमेन और रेंज भी बतानी है। एंड रेंज वो हमें आती है, हम बता देंगे। तो जो ऑर्डर पेयर में दे रखा है तो बस हमें यही चेक करना है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो। 2, 5, 8, 11, 14, 17 तो डोमेन हो जाता है। सेट बना देंगे फर्स्ट एलिमेंट को तो वो डोमेन सेट है। फर्स्ट एलिमेंट को लेके जो सेट बना देते हैं हम वो डोमेन होता है। और सेकंड एलिमेंट को लेके जो सेट हम बनाएंगे वो रेंज। तो सेकंड एलिमेंट तो 1 ही है, तो 1 तो देखो बार बार 1 ही आ रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर हम इसको एरो डायग्राम में रख के देखेंगे तो 1 मदर हो जाएगी और उसके ये बेबीज है सारे, तो ये फंक्शन है। तो ऐसे हमें करना है। सेकंड में देखते हैं 2, 1, 4, 2, 6, 8, 10 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो फिर से वही रीजन, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो यस है इसका आंसर भी। पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, सो दिस रिलेशन सारे ये इस तरह से ऑर्डर पेयर में जो भी हम लिखते हैं वो रिलेशन होते हैं। रिलेशन इज फंक्शन, इज ए फंक्शन। डोमेन रेंज लिखना पड़ेगा। डोमेन रेंज लिख देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। फर्स्ट एलिमेंट को लेके जो हम सेट बनाते हैं ऑर्डर पेयर के वो डोमेन है, और सेकंड एलिमेंट को लेके जो सेट हम बनाते हैं वो रेंज है। थर्ड में देखते हैं। थर्ड में हमें दिख रहा है यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? वी ऑब्जर्व दैट जो 1 नंबर है हैज अपीयर्ड मोर देन वंस एज फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है पर फर्स्ट एलिमेंट नहीं। सो दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन। तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो बस यही हमें बताना है। अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज भी हमें बतानी थी। तो इस तरह से हमें करना है चेक कि ये फंक्शन है या। 2.3 के बाकी क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ी सी चीजें और देखते हैं। फंक्शंस के टाइप्स देखते हैं और उनके ग्राफ देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो फंक्शन को डिनोट करने के लिए कई सारी टर्म्स है हमारे पास। जैसे मैप एक टर्म है जिससे हम फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं। एक टर्म है हमारे पास मैपिंग, इससे भी हम फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस तरह भी हम फंक्शन को डिनोट करेंगे। इसका मतलब है फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। अब फंक्शंस की टाइप्स देखते हैं हम और साथ में उनका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले है कांस्टेंट फंक्शन। तो इस तरह से मैंने डिनोट किया है फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। तो इस तरह का फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी, सी कोई भी कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जब एफ एक्स इक्वल टू सी हम लिखते हैं इसका मतलब वाई इक्वल टू सी है। तो इस तरह से हमारे पास मिल गया y इक्वल टू सी मिला है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y इक्वल टू सी है तो इस तरह से कार्टेशियन प्लेन पे जब ग्राफ बनाएंगे तो ये y एक्सिस है। अगर c पॉजिटिव है तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा। यहाँ पे ये लाइन मान लो ये c है, ये 5 मान लो, y इक्वल टू 5 है और ये यहाँ पे 5 है y एक्सिस पे। तो ये वाली जो लाइन 5 से पास हो रही है वो इसका ग्राफ हो जाएगी। मान लो जो यहाँ पे है 5 नहीं है -5 है,
तो यहाँ पे नीचे बन जाएगी नेगेटिव की तरफ y इक्वल टू -5। तो जो डोमेन होगा इस तरह के फंक्शन का वो रियल नंबर ही होगा, पूरा रियल नंबर का सेट, और रेंज जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसका सेट, इस तरह के फंक्शन की रेंज होगी। सेकंड है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को इस तरह से फिर से मैंने लिखा है फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन इस तरह का फंक्शन f(x) इक्वल टू x के इक्वल होगा। तो फंक्शन को हम y लिख सकते हैं, y इक्वल टू x के इक्वल होगा। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, हम जो भी x की वैल्यू लेंगे वही y की आएगी। मान लो x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू भी, x की वैल्यू 1 ली तो y की भी 1 आएगी। तो इस तरह के फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होकर इस तरह की लाइन बन जाएगा, ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन बनेगा। डोमेन इसमें रियल नंबर का सेट होगा, रेंज इसमें रियल नंबर का सेट होगा। उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल हमें पता ही है क्या होता है। पॉलिनोमियल 10th क्लास में हमने पढ़ा है पूरा चैप्टर। पॉलिनोमियल क्यूबिक भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है। तो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में हम लिखते हैं पॉलिनोमियल को, a0 a1x a2x², इस तरह से चलते चलते an x की पावर n तक जा सकती है पॉलिनोमियल। तो एक मैंने एग्जांपल लिख दिया है क्वाड्रेटिक का, f(x) इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो n क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि पावर जो होती है वेरिएबल की वो नेगेटिव नहीं हो सकती। और जो ये a0 a1 a2 क्या है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बन सकता है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल ही ग्राफ बनेगा। 10th क्लास में ये हम कर चुके हैं। उसके बाद है रैशनल फंक्शन है 4th। रैशनल नंबर जैसे होता है p/q की फॉर्म में होता है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह जो रैशनल फंक्शन होगा वो f(x/gx) की फॉर्म में होगा, और f(x) और gx क्या है, दोनों पॉलिनोमियल हैं, और gx इज नॉट इक्वल टू 0। और इनका ग्राफ भी पॉलिनोमियल की तरह ही अकॉर्डिंग टू ये किस तरह की पॉलिनोमियल है इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। उसके बाद 5th है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन वही R रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन इस तरह से होगा f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x, मतलब इस तरह से हम मॉडुलस फंक्शन को लिखते हैं, मोड ऑफ x इस तरह से डाल के हम लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ये x है अगर ये नेगेटिव है तब भी इस मोड से बाहर आके ये पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो f(x) इक्वल टू मोड x लिखा या मॉडुलस x लिखा हमने, और y इक्वल टू इसको मॉडुलस x लिख सकते हैं, f(x) की जगह हम y लिखते हैं। फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x f(x) इक्वल टू x। अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी होगी तब भी f(x) इक्वल टू पॉजिटिव x के ही इक्वल आएगा। मोड का मतलब ही ये होता है, मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी है तब भी पॉजिटिव ही आएगा बाहर आके मोड से। तो जो फंक्शन वो इस तरह से बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो x है, और x लेस देन 0 हुआ तो -x है। और मॉडुलस से जब बाहर आएगा तो वो जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जब भी मॉडुलस फंक्शन होता है उसका ग्राफ इस तरह से बनता है। लाइन जो y एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस तरह की लाइन जाएगी उस तरह की ही लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी। नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन देखते हैं। द फंक्शन इज डिनोटेड बाय फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, इस तरह से ही लिखते हैं हम। तो अब जो ये फंक्शन है हमारे पास, मतलब y इक्वल टू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू दिस। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर जब हम लिखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 ही आएगी। x की वैल्यू लेस देन 0 कोई भी नेगेटिव रियल नंबर हम रखेंगे x की जगह पे तो y की वैल्यू -1 आएगी। फंक्शन की वैल्यू f(x) के इक्वल, और f(x) को हम y रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे तो ऑर्डर पेयर इस तरह से बनेंगे, इस तरह से बनते हैं। तो x की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी का मतलब कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव भी, इक्वल 0 भी, नेगेटिव भी। तो ये जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट x है तो उसकी वैल्यू कुछ भी, सारे रियल नंबर हम रख सकते हैं। तो इसका मतलब डोमेन तो रियल नंबर का सेट हो गया। और x की वैल्यू जब पॉजिटिव रियल नंबर रखे तो 1 आई, यानी कि y की वैल्यू 1 आई। x की वैल्यू 0 रखे तो फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू 0 आई, और x की वैल्यू नेगेटिव रियल नंबर रखी तो y की वैल्यू -1 आई। तो हर एक पॉजिटिव जो वैल्यू x की है उसकी इमेज 1 आ रही है,
जीरो की इमेज जीरो आ रही है, नेगेटिव एक्स की वैल्यूज हैं जहां भी उनकी इमेज -1 आ रही है, यानी कि सेकंड ऑर्डर पेयर है, जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0, -1 एंड 1 आ रही है। तो इसका मतलब रेंज हो गया 0, -1 एंड 1। तो ये चीज है, ये इसका इसी तरह से ग्राफ हो गया। जो भी क्या है ग्राफ, y एक बार 1 है, -1 है और 0 है। तो ग्राफ तो ये हो गया। डोमेन x की वैल्यू जो भी रख सकते हैं वो डोमेन होता है। x की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल 0। और y की वैल्यू मतलब सेकंड एलिमेंट है y ऑर्डर पेयर का, वो रेंज, सेकंड एलिमेंट को लेके रेंज बनाते हैं हम। तो रेंज, ये वैल्यूज रखने के बाद रेंज क्या आ रही है हमारे पास, 1, 0, -1। तो ये इंपॉर्टेंट है सिग्नम फंक्शन। इसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस तरह से हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है, जब इसके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है। वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी इक्वल और लेस देन एक्स। जो यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू या तो इसके इक्वल ही आएगी या इससे छोटी आएगी। इक्वल और छोटी का मतलब क्या है, अगर इसके अंदर पहले ही इंटीजर लिखा हुआ है, इंटीजर क्या होते हैं, जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और उनका नेगेटिव -1, -2, −∞ तक, और 0, ये सारे इंटीजर्स होते हैं हमारे पास। तो अगर इसके अंदर पहले ही कोई भी इंटीजर रखा है तो वही उसी के इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी। मान लो इसके अंदर 2 लिखा है तो इसकी वैल्यू 2 के अंदर ही आ जाएगी। पर अगर इसके अंदर इंटीजर नहीं लिखा है, मान लो इसके अंदर 2.3 लिखा है, तो इसकी वैल्यू 2.3 से जो छोटा इंटीजर होगा, 2.3 से हम, जैसे यहाँ पे 2.3 है, ये नंबर लाइन है, ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे 2.3 है, मान लो ये 3 है। 2.3 के लेफ्ट हैंड साइड में हम चलेंगे नंबर लाइन पे, तो जो सबसे पहला इंटीजर हमें मिलेगा, 2 मिला हमें सबसे पहला इंटीजर। 2.3 से जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले नंबर लाइन पे, तो वही इसकी वैल्यू होगी। तो 2.3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सबसे पहला इंटीजर 2.3 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले नंबर लाइन पे, तो वही 2.3 की वैल्यू। मान लो 2.4 हो यहाँ पे, उसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी। 2.9 हो, उसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी। अब एक और मैं आपको बता रही हूँ, एक और नंबर लाइन मैंने बनाई है, ये नंबर लाइन मैंने बनाई है यहाँ पे, -3, -2, -1, ये 0 है, 1, 2, 3 है, ये 1.5 है। अगर 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो 1.5 से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, और जो सबसे पहला इंटीजर हमें मिलेगा जो कि 1 है, 1 मिला तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1.6 होगा, उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। 1.9 होगा, उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन देखते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो फंक्शन x टू रियल नंबर, x सेट टू रियल नंबर, एंड एक g फंक्शन x टू रियल नंबर। तो इस तरह से जब हमारे पास 2 फंक्शन होंगे, एक को हमने f से और एक को g से दिखाया, तो अलजेब्रा में f प्लस g x अगर इस तरह से हम लिखेंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा fx प्लस gx। ये सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। और अगर अब ये एडिशन बोलते हैं हम फंक्शंस की, और ये सब्ट्रैक्शन बोलेंगे अब हम, तो इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, gx। तो ये क्या बोला हमने, सब्ट्रैक्शन हो गई। अब मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास इस तरह से है, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग करके, एक बार fx और एक बार gx, और फिर डिवाइड करेंगे, डिवीजन, तो अलग अलग कर देंगे बस। एंड gx इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह जब हम करेंगे तो gx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस ये सिंपल है, इसमें कोई खास बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 2.3 एक्सरसाइज। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन दोनों की डोमेन और रेंज हमें फाइंड आउट करना है। पहला फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस x दिया है। तो हमें पता है मॉडुलस के अंदर चाहे हम पॉजिटिव नंबर रखें चाहे हम नेगेटिव नंबर रखें, पॉजिटिव होके ही बाहर आएगा।
तो रख तो हम कुछ भी सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। x की जगह पे हम पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। पर जब वो बाहर आएगा तो पॉजिटिव होके ही आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही, नेगेटिव है तब भी मॉडुलस से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और बाहर आने के बाद उसके पास यहाँ पे एक और साइन उसको मिलेगा जो कि नेगेटिव है, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो रख तो हम कुछ भी सकते हैं, मतलब जब हम फंक्शन बनाएंगे तो जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होगा जिससे डोमेन बनता है वो तो हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो डोमेन है हमारे पास वो तो कोई भी रियल नंबर, डोमेन इक्वल टू रियल नंबर। पर जब वैल्यू क्या आएगी, अब रेंज क्या आएगी, रेंज अब मैं बताती हूँ रेंज कैसे आएगी। एफ एक्स इक्वल टू ये है तो एफ एक्स को वाई लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स, नेगेटिव है तो रख तो कुछ भी सकते हैं, जो रखते हैं वो तो डोमेन में आ जाता है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है तो वो तो लिख दिया। डोमेन तो कोई भी रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं हम यहाँ पे। पर जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 ही आएगी, और जब यहाँ पे 1 रखेंगे हम तो y की वैल्यू -1 आएगी। यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये बाहर जब निकलेगा, मान लो यहाँ पे मैं ऐसे है, मैं यहाँ पे -5 लिखा मैंने, तो जब ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो +5 और बाहर की माइनस की वजह से -5 हो जाएगा। अगर मॉडुलस के अंदर मैं अब इसमें +5 रखूं तो ये तो पॉजिटिव है ही, पर बाहर की माइनस की वजह से ये भी -5 हो जाएगा। तो अंदर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू में रखूं मॉडुलस के, इस नेगेटिव माइनस के साइन की वजह से वो नेगेटिव ही रहेगी। तो y की वैल्यू क्या है, हर बार नेगेटिव आनी है, या 0 रखेंगे तो इसे 0 आनी है। तो रेंज वही होती है y की वैल्यू जो आएगी, यानी कि सेकंड जो एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर का वो रेंज होती है। तो वो क्या आएगा, वो हर बार हमारे पास नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिख देते हैं इस तरह से कि जो y होगी हमारे पास वो रियल नंबर होगी कोई भी, और कहाँ से कहाँ तक होगी वो या तो 0 या 0 से छोटी होगी, क्योंकि नेगेटिव आ रही है इसलिए ये लिखा, या तो वो 0 होगी या 0 से छोटी होगी। 0 जब x को 0 रखेंगे तो 0 आ ही जाएगा, पर कुछ और कुछ भी रखे, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, मैंने दोनों रख के दिखाए, तो नेगेटिव साइन ही आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा ही आ रहा है। तो ये रेंज हो गई। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, और 0 एक 0 लिख दें और नेगेटिव रियल नंबर। तो दूसरा ये है। तो सबसे पहले क्या करें हम इसको, सबसे पहले इसके लिए हम फॉर ऑल x सेटिस्फाई, एक बार हम ये लिख देते हैं y इक्वल टू, हम y के इक्वल लिखते हैं ना इसको हर बार, तो y ही एक बार इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद जो x है वो कब सेटिस्फाई होगा, अब ये रूट के अंदर है, तो जो x की वैल्यू कब सेटिस्फाई होंगी, जब ये जो रूट के अंदर है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, मतलब 0 से बड़ी आए, नेगेटिव नहीं आए। क्योंकि रूट के अंदर जैसे -2 रूट के अंदर आ गया तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ये तो एक तरह से इमेजिनरी नंबर हो जाता है। अब आगे जब आप 5th चैप्टर करोगे उसमें पढ़ोगे आप इस तरह के नंबर। तो हमें रूट के अंदर के नीचे माइनस नहीं आने देना। इसका मतलब जब रूट के नीचे जो भी चीज है रूट के अंदर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी तो वो पॉजिटिव रहेगी। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल x, मतलब सारे x जो है, x की वैल्यू है वो तभी सेटिस्फाई होगी जब जो ये 9 - x के जो रूट के नीचे है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो ये 0 बन जाए, 0 का रूट 0 होता है, या ये पॉजिटिव वैल्यू ही रहे। नेगेटिव अगर रूट के नीचे आ जाएगा तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ये हमने लिख दिया। एंड इट इम्प्लाइज दैट, अब हम क्या करें, 9 - x स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने लिख दिया है। अब हम क्या करें, इसको जो x, या तो इसका साइन चेंज कर ले। अब इसमें से हम अगर माइनस कॉमन ले लें, मान लो हमने माइनस कॉमन लिया तो ये x स्क्वायर -9 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसका साइन चेंज करना चाहते हैं। जब साइन हमें चेंज करना है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव करना है, तो ये वाला ग्रेटर वाला साइन भी लेस का बन जाता है। तो इट इम्प्लाइज दैट, अब साइन चेंज कर लिया। ये चीज भी आप लोग पढ़ोगे 6th चैप्टर में।
तो ये बन गया, ये बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर यहीं छोड़ेंगे, 9 उधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9 आ जाएगा। और दोनों तरफ हम रूट करें, या ऐसे आप फिर से पजल हो जाओगे, या तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ रूट करें तो x की वैल्यू +-3 आ गई। या हम ये ना करके यहीं से करें, अगर इट इम्प्लाइज दैट, इसको a² - b² से मैं आइडेंटिटी अगर खोल दूं इसकी, x + 3 x - 3 लिख दूं इसको, और फिर इसको ऐसे लिखूं, तो एक बार तो ये इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 3 पॉजिटिव आ जाएगी। जब ये इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। या तो इस चीज को हम ऐसे करें यहाँ के बाद, या अगर हमने ऐसे कर दिया तो दोनों तरफ जब हम रूट लेंगे तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, जब दोनों तरफ रूट लेते हैं तो यहाँ पे +-3 हो जाएगा, तो x कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो इट इम्प्लाइज, या तो ये स्टेप कर लो या ये स्टेप कर लो, और फिर लिखो इट इम्प्लाइज दैट x हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। आप ये स्टेप करो चाहे ये स्टेप करो, दोनों में से जो आपको समझ आ जाए। तो x की वैल्यू हमें ये मिल गई, तो इट इम्प्लाइज दैट x हमें मिल गया, x बिलोंग्स टू -3 से लेके 3 तक। 3 भी है उसके अंदर और -3 भी है उसके अंदर, और उसके बीच के सारे रियल नंबर। तो x जब -3 से 3 तक आ गया तो y, ये जो मैंने लिखा था, तो y इक्वल टू अब हमारे पास क्या है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, जब हम ये -3 और 3 और बाकी बीच की सारी वैल्यू, सारे रियल नंबर जब यहाँ पे पुट करेंगे तो y की बड़े से बड़ी वैल्यू और छोटे से छोटी वैल्यू क्या आएगी, y की बड़े से बड़ी वैल्यू तो 4 आ जाएगी। कब, जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 3 आ जाएगी सॉरी, जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे 0 पुट करें, अब हमें क्या क्या पुट करना है, -3 -2 -1 और उसके बीच के जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं, तो मेनली जो नंबर हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 ये हम पुट करेंगे। तो जब 0 हम पुट करेंगे यहाँ पे तो y की सबसे बड़ी वैल्यू 3 आएगी, और जब हम यहाँ पे -3 या 3 पुट करेंगे, चाहे -3 पुट करें हम यहाँ पे तो ये 9 बन जाएगा, चाहे 3 पुट करें तो ये 9, तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो y की छोटी से छोटी वैल्यू 0 और बड़ी से बड़ी वैल्यू 3 आ रही है ये सब पुट करने पे, तो y कहाँ से कहाँ तक आ गया, 0 से 3 तक, और y क्या होती है, रेंज होती है, तो रेंज हमारे पास 0 से 3 तक आ गई और डोमेन -3 से 3 तक आ गया। तो इस तरह से करना है। इस तरह के क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे अब 9 - x² है, यहाँ पे 16 - x² करके आ सकता है, तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर देते हैं। जब भी एग्जाम होगा, ये चैप्टर आएगा आपका, तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। थर्ड क्वेश्चन वेरी इजी, फंक्शन दिया है f0 की वैल्यू f7 f -3 की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना, fx दिया है, f0 चाहिए, तो जहां भी x है वहां 0 पुट करते जाओ। तो जब f0 निकालना है तो जहां भी x है फंक्शन में वहां 0, यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया है तो यहाँ भी 0 पुट करो। 2 × 0 0 0 -5 -5 आंसर। f7 निकालना है तो जहां भी x है वहां 7 पुट करो। 14 - 5 तो कितना आ जाएगा, 9। उसके बाद f -3 निकालना है तो -3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे -3 - 6 -5 -11। तो ये सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी सिंपल है। फंक्शन को f ना देके t दिया है, tc = 9c/5 + 32 ऐसे दिया हुआ है। तो एक बार t0 निकालो, t28 निकालो, t-10 जैसे अभी रखा है वहां पे हमने x की जगह रखा है, अब यहाँ पे c की जगह रखना है। तो अगर t0 निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, जहां भी c है, अब यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो c की जगह 0 रख रहे हैं ना हम, t0 बोला है उसने, तो यहाँ भी जहां भी c है वहां 0 रखो। 9 × 0/5 तो 0 हो जाएगा, प्लस 32 ही आ जाएगा। t28 अगर हमें निकालना है तो पार्ट है ये, मैं सीधा कर रही हूँ, तो यहाँ पे 28 रखना है। 9 × 28/5 + 32। अब मल्टीप्लाई वगैरह करके एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा, एलसीएम भी ले लेंगे साथ में और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 252
और एलसीएम लेंगे तो 160/5 इक्वल आ जाएगा 412/5। T28 निकल गया है, T-10 निकालते हैं। यहाँ पे -10 रखेंगे तो ये -90/5 पहले ही काट देते चाहे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा, 18 - 18 + 32, तो ये आ जाएगा प्लस का 14। तो इस तरह से निकालना है। तो ये तो सिंपल है। उसके बाद वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है। अगर टी सी इक्वल टू 212 दिया है तो टी सी क्या है, टी सी ये है, तो इसका मतलब 9C/5 + 32 ये टी सी है। ये किसके इक्वल दिया है, 212 के, 212 लिख दिया। अब सी की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे, पहले 32 को उधर ले जाएं, 9C/5 आ गया हमारे पास इक्वल 212 - 32, तो ये आ जाएगा 9C/5 कितना आया 180, और 9C को यहीं छोड़ेंगे, 5 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 को भी साथ में ही ले जाते हम, चलो नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 9C आ जाए, फिर से 9C लिख दिया, सिर्फ C लिखेंगे हम, C आ गया 180/5, और जो 9 यहाँ था वो नीचे ले आए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो 100 आ गया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन ही हैं जो अभी करे हमने। अब नेक्स्ट करते हैं 5th क्वेश्चन में हमें रेंज बतानी है सिर्फ। तो इस तरह से हमें फंक्शंस दे रखे हैं, हमें रेंज बतानी है और कुछ नहीं बताना है। तो फंक्शन दे रखा है, एक्स रियल नंबर ले सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 लेना है, नेगेटिव हमें नहीं लेना है, ये इसने बताया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। तो जो फंक्शन है उसको हम y के इक्वल लेते हैं, फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं, तो y इक्वल टू हम ले सकते हैं 2 - 3x। क्योंकि अब हमें रेंज बतानी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें रेंज बतानी हो तो जैसे यहाँ पे y इक्वल टू 2 - 3x है, इसी तरह x इक्वल टू क्या आएगा वो हम निकाल लेते हैं। अब इसकी इन दोनों से हम x की वैल्यू बिल्कुल अलग कर लेते हैं। तो जैसे x की वैल्यू अलग करेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, y - 2 हो जाएगा, तो y - 2 इक्वल -3x आ गया, और -3 भी इसको जाके डिवाइड कर देगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, खाली x यहाँ छोड़ा, -3 इसको डिवाइड करेगा, तो -3 है तो इसका साइन मैं चेंज करती हूँ, -y + 2 हो गया, और नीचे 3, जो -3 मैं यहाँ लेके आई वो माइनस की वजह से मैंने ऊपर वाले के साइन चेंज कर दिए, तो ये आ गया। अब x की वैल्यू मतलब x को हमने अलग कर लिया है क्योंकि हमें रेंज निकालनी है। जब x को हमने अलग कर लिया तो उसने क्या बोला है, जो x है यहाँ पे उसने बोला है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो x की वैल्यू आई वो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 3 उधर चला जाएगा, 3 उधर चला गया तो इसका मतलब हो गया -y + 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब 2 को भी अगर हम उधर ले जाएं तो -y ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। दोनों के अगर हम साइन चेंज कर दें तो बीच वाला साइन भी चेंज होता है, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, y <2 होना चाहिए, तो y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू ही हमारे पास रेंज होती है। तो इसका मतलब रेंज क्या मिली अब हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में हम रेंज कैसे लिख सकते हैं, अब हम रेंज लिखेंगे, सेट बना के लिख देते हैं सेट बिल्डर में, y एंड सच दैट y बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक y <2 होनी चाहिए, वही हमें मिला है। तो ऐसे करना है हमें। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में क्या है, fx इक्वल टू x² + 2 था तो y इक्वल टू x² + 2, फिर से x की वैल्यू अलग करेंगे तो 2 को इधर ले आएंगे तो x² क्या रह गया y - 2, और दोनों तरफ रूट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, y - 2 पे भी रूट कर दिया। तो अब वहां से उसने क्या बोला है, x एक रियल नंबर है और वहां पे हमारे पास क्या आ गया, वो रूट वाला आ गया, और रूट वाला नंबर मैंने क्या बताया, रूट के नीचे जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब y क्या हो गया,
y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इस तरफ आ जाएगा, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गई। तो अब हमें क्या लिखना है, रेंज को किस तरह से लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस तरह से रेंज जब हमें निकालनी है तो हमें इस तरह से निकालना है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है, तो y इक्वल टू एक्स आ गया। तो जब y इक्वल टू एक्स आ गया तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स है और x रियल नंबर दे ही रखा है, तो x इज अ रियल नंबर। So y is also a real number. तो जो रेंज बनेगी वो बन जाएगा रियल नंबर का सेट। सेट बिल्डर में फिर से लिख देंगे y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरह से हमें करना होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, किस तरह से रेंज निकालनी है, किस तरह से डोमेन चाहिए, डोमेन क्या है, रेंज क्या है।